गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं राजकुमार सैनी आप सभी का इस ऑनलाइन पाठ्यक्रम में हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, हमने देखो 3 की प्रश्नावली उसका अध्ययन पूरा कर लिया था और आज हम देखो 4 की प्रश्नावली है वो पढ़ रहे हैं। इससे पहले देखो एक बच्चे ने कमेंट करके 3.4 में जो पहले का 5वां पार्ट है वो मैंने से पूछा है, ठीक है ना। पहले का 5वां पार्ट 3.4 में तो देखो इसमें आ रहा है मेरे पास 2x² प्लस x माइनस 4 बराबर 0। देखो इस प्रश्न को आपको पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से हल करना है। तो देखो मैंने सबसे पहले बताया इसमें आपको जांच करनी, ए का मान तो आ गया 2, बी का आ रहा है 1, सी का -4। तो सबसे पहले आपको इसमें क्या निकालना पड़ेगा, b² - 4 इसी का मान निकालना है। तो a का स्क्वायर -4 गुणा 2 गुणा -4 तो मान आ गया 1, ये -8 और प्लस 8 चौक 32 हो गई है। तो ये मान आ रहा है मेरे पास कितना, 33 आ रहा है। यानी जो b² - 4 AC है उसका मान हमारे पास क्या रहा है, 0 के बराबर से ग्रेटर आ रहा है। इसका मतलब वास्तविक मूल संभव है। तो देखो जब वास्तविक मूल संभव है तो आपको वास्तविक मूल निकालने हैं। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, पूर्ण वर्ग विधि लगाएंगे। तो आप लिखोगे पूर्ण वर्ग विधि से। जब आप यहाँ पर पूर्ण वर्ग विधि की बात करें तो आपको क्या करना है, जो 2x² प्लस x माइनस 4 है बराबर 0 लिया आपने। अब पहले आप इस कोस्टेंट को उधर भेजना आपको, तो इधर आगे होगा प्लस का 4। उसके बाद में जो इसका गुणांक है उसका आप दोनों तरफ भाग देना है। तो आपको लिखना है दोनों पक्षों में 2 का भाग देने पर। जैसे आप दोनों पक्षों में 2 का भाग देंगे यानी 2, 1/2x 4/2। इससे मेरे पास मान आ गया x² प्लस 1/2x बराबर आ रहा है 2। तो ये तो आपने भी क्या प्राप्त कर लिया है, इस तरह से स्टेप नंबर 2 का प्रयोग वो कर लिया। अब देखो आगे स्टेप नंबर 3। देखो स्टेप नंबर 3 में पहले आपको यहाँ पर x लिखना है। अब यहाँ प्लस है तो प्लस और माइनस है तो क्या आएगा माइनस। अब 1/2 का आपको आधा करना है। 1/2 का आधा मतलब हो गया 1/2 से गुणा करना है यानी 1/4। तो आप यहाँ लिखोगे 1/4 का होल स्क्वायर बराबर। और साथ में देखो उधर मेरे पास 2 आ रहा है ना। अब 2 में क्या करना पड़ेगा, आपको जोड़ना पड़ेगा किसका, इसका वर्ग यानी 1/16 आपको जोड़ना पड़ेगा। अब आप क्या करेंगे, दाएं पक्ष को आपको करना है सरल। तो सरल करने पर देखो 16 है लघुत्तम और बटा में 1 माना, तो 16 दूनी 32 प्लस 1। तो मेरे पास x प्लस 1/4 का जो होल स्क्वायर है वो आ रहा है 33/16। अब देखो इसमें क्या करना, आपको दोनों पक्षों का वर्गमूल लेना है। यानी दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर, और जैसे आप दोनों पक्षों का वर्गमूल लेंगे तो ये तो आएगा x प्लस 1/4, इधर प्लस माइनस √33/16। तो आपका मान आ गया x प्लस 1/4 बराबर प्लस माइनस √33 इसका हो गया 4। जो 16 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 4। अब आपको करना क्या है, पहले धनात्मक चिन्ह काम में लेना और बाद में आपको ऋणात्मक चिन्ह काम में लेना है। तो पहले आपने लिखा धनात्मक चिन्ह लेने पर, धनात्मक चिन्ह लेने पर। और जैसे आपने धनात्मक चिन्ह लिया तो आएगा मेरे पास x प्लस 1/4 बराबर आ गया √33/4। इसको सरल करो आप, तो x बराबर आएगा √33/4 माइनस 1/4 और x का मान आएगा 4 लघुत्तम आ गया √33 माइनस 1। ये ध्यान रखना रूट की और बिना रूट की संख्याएं सरल नहीं होती है, तो इसको आपको इतना ही छोड़ना है। अब लिखना आपको ऋणात्मक चिन्ह लेने पर। और जैसे आप ऋणात्मक चिन्ह लेंगे तो आपके पास क्या रहेगा, यानी x प्लस 1/4 बराबर आ रहा है माइनस का √33/4। ठीक है, अब x का मान रहेगा माइनस का √33/4 और माइनस का 1/4। जैसे आपने 4 लघुत्तम लिया तो माइनस का √33 और माइनस का 1। तो आप लिखोगे x बराबर आएगा -1 माइनस का √33/4। आगे सरल होगा नहीं, तो ये आपके पास क्या गया दूसरा मूल। तो इस तरह से आपको इसके जो 2 मूल थे वो प्राप्त करने थे। किस विधि से प्राप्त करने थे, ये आपको जो पूर्ण वर्ग विधि है उससे आपको प्राप्त करना था। तो एक बच्चे ने कमेंट के द्वारा मेरे से प्रश्न पूछा था, तो मैंने आपको पहले ये प्रश्न बताया है। अब देखो आगे हम जो अपनी नई प्रश्नावली पढ़ रहे हैं, जो आपकी 4 की प्रश्नावली है और जिसके बारे में आप सीख रहे हो कि जो 2 चरों वाले रैखिक समीकरण है और असीमित है उनका आप अध्ययन कर रहे हो। तो देखिए पहले आप इसके मुख्य मुख्य जो फॉर्मूले हैं वो आपको कॉपी में नोट करने हैं। देखो हम पढ़ रहे हैं 2 चरों वाली रैखिक समीकरण के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। अलाइन टॉपिक का नाम है 2 चरों वाली रैखिक समीकरण व असमीकाएं। तो अभी मैं आपको कुछ इसके जो नियम है वो सारे लिखवा रहा हूँ और बाद में टॉपिक को पढ़ना आगे स्टार्ट करेंगे। तो देखो इसमें मैंने तो याद रखना आपको, पहले मानक 2 चरों वाली रैखिक समीकरण कौन सी होती है आपकी,
एक होती है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, एक होती है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ध्यान रखना पहले हमेशा x का मान पद लिखा जाएगा, बाद में y का, फिर बाद में कॉन्स्टेंट आपका, ठीक है। जैसे मान लो मेरे पास आ रहा है 3x प्लस y प्लस 4 बराबर 0, या मान लो 2x माइनस 3y प्लस 3 बराबर 0। ये आपकी सारी क्या है, दो स्वरों वाली रैखिक समीकरण है, वो ये आपको दे रखी है, ठीक है ना। तो ये पहले आपको ध्यान में रखना है कि ये किस फॉर्म में आती है, जहाँ पर ए तो क्या होता है आपका x का गुणांक होता है, और b होता है y का गुणांक, और c होता है आपका अचर राशि। अब देखो इसमें आपको कुछ बातें याद रखनी है। सबसे पहले आपको याद रखना है जब रेखाएं प्रतिच्छेदी हो, यानी जब आपके पास जो रेखाएं आ रही है वो क्या आएगी, प्रतिच्छेदी रेखा आएंगी। अब देखो प्रतिच्छेदी रेखाओं का मतलब जानना आपको, रेखाएं क्या करेंगी, इस तरह से एक दूसरे को काटेगी। ये रेखा आ रही है आपकी और दूसरी मान लो ये रेखा आ रही है, ये दोनों आपस में क्या कहलाती है, ये दोनों प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती है, ठीक है ना। और इनकी जो शर्त है, शर्त तो आपको क्या याद रखनी है, a1/a2 बराबर नहीं आएगा b1/b2 बराबर नहीं आएगा c1/c2। और जो इसके हल है, हल आपको याद रखने हैं। एक आपको क्या प्राप्त होगा, एक अद्वितीय हल प्राप्त होगा, अद्वितीय हल, ठीक है। सेकंड शर्त में आपको याद रखना है जब रेखाएं समांतर हो। अब जब रेखाएं आपको समांतर दी जाए तो आपको समांतर की शर्त वो याद रखनी है। तो देखो समांतर की शर्त कैसे याद रखोगे आप, मतलब रेखा आपकी एक तो ये आ रही इस तरह से, दूसरी मान लो इसी के समांतर रेखा एक और आ रही है ये। अब ये दोनों आपस में क्या है, समांतर रेखाएं हैं। इनकी जो शर्त है ना वो तो आपको याद रखनी, क्या इनकी शर्त होती है, a1/a2 बराबर आएगा b1/b2 बराबर नहीं आएगा c1/c2। ये शर्त आपको सीधा में रखनी है, यानी a1/a2 का मान तो बराबर आएगा b1/b2 के, बराबर नहीं आएगा c1/c2 के। ये आपको ध्यान में रखना है। और अगर हम इसके हल की बात करें तो हल के बारे में ध्यान रखना है आपको, कोई भी हल प्राप्त नहीं होगा, कोई भी हल नहीं, ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करें किसकी, जब रेखाएं समपाती हो, जब रेखाएं समपाती हो। अब देखो समपाती का मतलब क्या होता है, जब दो रेखाएं एक ही रास्ते से होकर के गुजरी, यानी जिस रास्ते से ये रेखा गुजरी है ठीक उसी रास्ते से होकर दूसरी रेखा गुजरी, तो वो दोनों क्या कहलाएगी, आपकी रेखाएं बिल्कुल समपाती रेखाएं कहलाएगी। और इनकी शर्त आपको ध्यान रखनी है क्या होती है, इनकी शर्त ये होती है कि a1/a2 का मान बराबर आता है किसके, b1/b2 का मान बराबर आता है c1/c2 का मान। ये इनकी क्या होती है, शर्तें होती है। और अगर हम इनके हल की बात करें तो आपको अपरिमित रूप से अनेक हल प्राप्त होंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल आपको क्या होंगे, प्राप्त होंगे। ये इसकी होगी हलों की शर्त, ठीक है। तो ये तो होगी इसकी कुछ शर्तें रेखाओं के बारे में। अब देखो कुछ शर्तें असमीकाओं के बारे में। तो अगला पॉइंट आएगा असमीकाओं के लिए, असमीकाओं की मुख्य शर्तें। देखो हालांकि मैंने आपको बात पहले बता चुका हूं, मैं दोबारा देख लो, असमीकाओं की मुख्य शर्तें कौन सी होती है। सबसे फर्स्ट शर्त याद रखनी है, दोनों पक्षों में धनात्मक व ऋणात्मक संख्या जोड़ने या घटाने पर, दोनों पक्षों में धनात्मक व ऋणात्मक संख्या को जोड़ने या घटाने पर असमीका के चिन्ह में कोई फर्क नहीं पड़ता है, फर्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद देखो आपको नेक्स्ट आगे ध्यान रखना है, सेकंड बात क्या है, दोनों पक्षों में धनात्मक संख्या से गुणा या भाग करने पर असमीका में
असमिका में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब दोस्तों थर्ड बात आपको ध्यान रखना है। थर्ड आपको क्या बात ध्यान रखनी है? थर्ड में आपको याद रखना है कि अगर आप असमिकाओं के दोनों पक्षों में किसी भी ऋणात्मक संख्या से गुणा या ऋणात्मक संख्या का भाग करते हो तो असमिका का चिन्ह क्या हो जाएगा? विपरीत हो जाएगा। तो आपको लिखना है असमिका के दोनों पक्षों में, असमिका के दोनों पक्षों में ऋणात्मक संख्या से, ऋणात्मक संख्या से गुणा या भाग करने पर असमिका का चिन्ह विपरीत हो जाएगा, विपरीत हो जाएगा। ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये तो देखो इस टॉपिक की तो मुख्य बातें हैं, वो मैंने आपको बताई है। ये इनको आपसे फॉर्मूले मान लो या इनके जो कुछ बेसिक नियम है वो मान लो, जो आपको बिल्कुल क्या रखनी है, ध्यान में रखनी है। अब आगे हम टॉपिक पढ़ेंगे तो इनको आप आराम से इनका स्क्रीनशॉट ले लो और इनको भी अपने नोटबुक में यहाँ पे नोट कर लो। उसके बाद हम जो अपना टॉपिक है उसको स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखिए अब हम आगे जो अपना टॉपिक है उसको शुरू कर रहे हैं। तो देखो आप आगे देखो, आगे हम अपनी जो एक्सरसाइज देखो 4 है उसकी बात कर रहे हैं, यानी आप ये ग्राफिकल मेथड के बारे में पढ़ रहे हो। अब देखो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो टॉपिक आपका है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका 3 के नाम से भी, यानी एग्जाम के अंदर आपके इसमें कुल आपके 6 नंबर का जो एक अंक का प्रश्न है वो आपको देखने को मिलेगा, यानी 6 अंक का टॉपिक है आपका ये। तो एग्जाम में इसमें से 6 नंबर के आपको प्रश्न है वो देखने को मिलेंगे। तो इसलिए आप थोड़ा सा इसको ढंग से सीखिए। इसमें मेनली क्या होता है, 2 लाइनों का जो ग्राफ होता है ना वो एग्जाम में पूछा जाता है, लेकिन हमें यहाँ पर इनके सारे प्रश्नों का अध्ययन करना है। तो देखो सबसे पहले आप प्रश्न संख्या फर्स्ट को देखिए। देखो फर्स्ट में आपके पास पहले पार्ट में आ रहा है x + y = 3 और दूसरा है 3x - 2y = 4। उसके बाद में जो सेकेंड पार्ट है उसमें आपके पास आ रहा है कि जैसे मान लो हम देखो सबसे पहले हम जो अपना प्रश्न संख्या फर्स्ट है उसकी बात करें। देखो पहले प्रश्न में आपसे क्या पूछा गया है कि देखो आपको कुछ समीकरण युग्म दिए गए जिनके बारे में आपको पता लगाना है कि यह संगत है या असंगत, इनके बारे में आपको भी पता लगाना है। तो देखो संगत और असंगत की पहचान कैसे करनी है, सबसे पहले जान लो आप संगत कौन से होते हैं। संगत का मतलब देखो ये 2 रेखाएं होती है आपकी, वो तो संगत होती है, और एक होती है आपकी असंगत। संगत आपकी होती है कौन सी, जब समांतर हो, प्रतिच्छेदी हो, प्रतिच्छेदी रेखाएं हो, एक तो प्रतिच्छेदी रेखाएं, एक आपके पास क्या हो, समपाती रेखाएं। ये दोनों कैसी मानी जाएगी, आपकी संगत मानी जाएगी, ठीक है ना। असंगत कौन सी मानी जाएगी, जो समांतर हो, ठीक है ना। मैंने अभी आपको 3 प्रकार की रेखाएं बताई है, जिनमें आपको मैंने बताई है प्रतिच्छेदी रेखाएं, समांतर रेखाएं और समपाती रेखाएं। तो ध्यान रखना है प्रतिच्छेदी रेखा और समपाती रेखा संगत कहलाएगी और समांतर रेखा कहलाएगी आपकी असंगत। अब ऐसा क्यों होता है, इसका कारण देखिए। अब संगत का मतलब है जिनका आपको कोई हल प्राप्त हो, कोई हल प्राप्त हो, वो तो होती है आपकी संगत। और जिनमें आपको कोई हल प्राप्त नहीं हो, कोई हल प्राप्त नहीं हो, वो क्या होती है, आपकी असंगत होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जिनका आपको कुछ भी हल मिल रहा है, चाहे एक मिल रहा है, अनेक मिल रहा है, वो तो आपकी संगत मान जाएगी। और जिनका आपको कोई भी हल प्राप्त नहीं हो रहा है वो क्या मान जाएगी, असंगत मान जाएगी। तो वो केवल एक में होती है, किसमें, समांतर में। इन दोनों का आपको होता है, क्योंकि इसका आपको मिलता है अद्वितीय हल एक और इसके मिलते हैं आपको अनेक हल। तो इससे दोनों क्या होगी, संगत होगी और ये होगी आपकी असंगत। इसके अलावा अगर आपको ये बिना रेखा के बारे में अगर याद रखना हो तो आपको ध्यान रखना है कि जिनके देखो या तो आपको क्या मिलेंगे, अलग अलग मान प्राप्त होंगे। जैसे इन तीनों का अनुपात क्या आएगा, अलग अलग आएगा, और या फिर तीनों का मान क्या आएगा, बिल्कुल बराबर आएगा, C1/C2। तो ऐसी कंडीशन आने पर क्या बनेगी, बिल्कुल आपकी संगत मानी जाएगी। अगर जैसे मान लो कि 2 का मान तो आ जाए बराबर और तीसरे वाला मान लो अलग आ जाए, तो वो क्या बन जाएगी, आपकी असंगत मानी जाएगी, ठीक है ना। ये ध्यान में रखना आपको। तो इसको देखो याद रखना कि बिल्कुल आप जैसे छोटा सा तरीका मान सकते हो। जैसे मान लो 3 दोस्त हैं, उन्होंने मान लो कि वो कक्षा में बैठे, मान लो 3 छात्र है,
जिन्होंने ये तय कर लिया कि हम तीनों बच्चे या तो एक साथ मार खाएंगे, गुरुजी जब डांटेंगे तब, या हम तीनों एक साथ मारे नहीं खाएंगे, उन्होंने ये तय कर रखा है। या तो हम तीनों ही मार नहीं खाएंगे या हम तीनों ही मार खाएंगे, तब तो क्या होगा आपका संगत। अगर उनमें से कोई दो बच्चे मार खा रहे हैं कोई नहीं खा रहा, इसका मतलब कैसा हो, असंगत। ठीक है ना। तो आप इस एग्जाम्पल के हिसाब से इनको याद रख सकते हो कि या तो वो तीनों एक साथ मार खाएंगे या उन तीनों में से कोई भी मार नहीं खाएगा। इसका मतलब आप किसकी बात कर रहे हो, संगत की बात कर रहे हो। ठीक है ना। ये आपको बस केवल याद रखने के लिए, बाकी इसका प्रश्न के साथ इसका कोई लिंक नहीं है। ठीक है ना। आपको प्रश्न है वो अपने तरीके से इनको याद रखना है ताकि आपको बाद में कंफ्यूजन ना हो कि संगत कौन सी होती है, असंगत कौन सी होती है। मैंने इसके लिए आज से आपको थोड़ा सा बताया है, बाकी इस बात का अन्यथा कोई मतलब नहीं है। तो देखो हम पढ़ रहे हैं इसमें, इसका पहला पार्ट देखो एक बार आप, x प्लस वाई बराबर 3 और 3x माइनस 2y बराबर 4। सबसे पहले आपको क्या करना है, इनको मानक रूप में लिखना है। मानक रूप में लिखने पर, और जैसे आप इनको मानक रूप में लिखोगे तो आपके पास आएगा x प्लस वाई माइनस 3 बराबर 0, ये समीकरण एक आ गई। और दूसरी आ रही है 3x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0, समीकरण नंबर 2। देखो मानक रूप का मैंने आपको मतलब सुनाया था कि आपके पास क्या आएगा ax प्लस by प्लस c बराबर 0, इस फॉर्म को आप क्या कहते हो, मानक रूप कहते हो। ठीक है ना। ये फॉर्म आपको बना के लिखनी है। तो अक्ष का पद बाद में y का, फिर बाद में अचर पद, अक्ष का y का और अचर पद, इनके आगे आप कोई संख्या तो आप एक एक मान सकते हो, नहीं है तो। ठीक है ना। तो अब इनकी देखो आप तुलना कराओ, तुलना करने पर, तो जैसे आप तुलना कराओगे, तुलना किससे करें आप, मानक समीकरण से। लिख दो आप यहाँ पर, मानक समीकरण से तुलना करने पर। और जैसे आप तुलना कराओगे तो आपको पता है कि a1 का मान तो आ गया 1, b1 का भी 1, c1 का -3, a2 का मान 3, b2 का -2 और c2 का आ रहा -4। तुलना करवा दी। अब देखो आपको a1 बटा a2 का मान निकालना है, तो आएगा 1/3, आगे कट रहा नहीं है, सरली होगा। फिर आपको b1 बटा b2 का मान निकालना है, तो 1/-2। तो देखो आपके पास है, ये भी आगे सरल नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, अगला नेक्स्ट मान निकालेंगे c1 बटा c2 का मान, जो मेरे पास क्या रहा है -3 बटा -4, इन्हें काट लो आप। अब देखो ये मान अपने आप में अलग मान है, ये अलग मान है, ये अलग मान, यानी तीनों मान बिल्कुल क्या आ रहे हैं, अलग अलग आ रहे हैं। तो आपको लिखना है चूंकि a1 बटा a2 बराबर नहीं आ रहा है, b1 बटा b2 बराबर नहीं आ रहा है c1 बटा c2। देखो तीनों मान आपके अलग अलग आ रहे हैं। और अभी मैंने आपको समझाया था कि जब तीनों मान अलग अलग आए या तीनों मान बराबर आए तो वो क्या होता है, आपका संगत है। इसका मतलब क्या आ गया, मेरे पास दिया गया समीकरण युग्म क्या है, दिया गया समीकरण युग्म संगत है। तो ये तो आपने संगत होने ना होने की आप जांच इसमें कर ली। ठीक है ना। तो देखो इसमें 4 पार्ट है, बाकी 2 पार्ट आपको करना। अब इसमें देखो मैं आपको चौथा पार्ट करवा दूँ। ठीक है ना। 4th नंबर पार्ट, 4th पार्ट में मेरे पास 4/3x प्लस 2y बराबर 8, ये का मेरे पास 2x प्लस 3y बराबर 12। सबसे पहले आपको क्या करना है, इनको मानक रूप में लेके आना है। तो आप लिखोगे मानक समीकरण रूप में लिखने पर। और जैसे आप इनको मानक समीकरण रूप में लिखोगे तो आपको क्या करना है, देखो मैंने समझा इसमें बट्टे वाले में प्रॉब्लम है, तो बट्टे वाला मान कैसे रख दो, 3 बट्टे में, तो सबको आप इनको 3 से गुणा कर दो बोले एक बार। तो 4/3x गुणा 3, 2y गुणा 3, 8 गुणा 3। तो आपके पास देखो नई समीकरण क्या देगी, आ जाएगी 4x प्लस 6y बराबर 3×24। ये मेरे पास क्या आ गई समीकरण नंबर है। इसमें देखो चॉइस आ गया ना, अब चॉइस को बाहर इधर ले आओ, यानी 4x प्लस 6y माइनस 24 बराबर 0, ये मेरे पास आ गई समीकरण नंबर 1। जो सारा मान एक तरफ लेकर आना आपको। अब देखो सेकंड आपकी है 2x प्लस 3y, उधर देखो 12 है ना, इस 12 को आप इधर ले तो क्या होगा -12 बराबर 0, समीकरण नंबर 2। दोनों मानक रूप में आ गई ना। अब आपको क्या करना है, मानक समीकरणों से तुलना करनी है, मानक समीकरणों से तुलना करने पर। और जैसे आप तुलना कराओगे तो आपके पास a1 का मान तो आएगा 4, b1 का 6, c1 का -24, a2 का आएगा 2, b2 का आएगा 3, c2 का आएगा -12। यानी ये अक्ष का गुणक a1, y का गुणक b1, अचर पद c1, वापिस अक्ष का गुणक a2, ये b2 और ये c2। अब आपको मान निकालना, पहले a1 बटा a2 का मान जो आ रहा है 4/2 यानी 2/1 आ गया। इसी तरह आपको निकालना है b1 बटा b2 का मान, तो 6/3 बराबर
2/1। इसी तरह आपको निकालना है C1/C2 का मान, यानी -24/-के 12 काटा 2/1। तो देखो तीनों के तीनों मान आपके बिल्कुल क्या आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं। तो इसका मतलब आप इससे रिजल्ट क्या निकालोगे, यानी चूंकि A1/A2 बराबर आ रहा है B1/B2 बराबर आ रहा है C1/C2, इसका मतलब दिया गया समीकरण युग्म क्या है, संगत है। ठीक है ना। मैंने अभी आपको बताया था या तो आपके तीनों मान क्या आने चाहिए, बराबर आने चाहिए, या तीनों आपके मान क्या आने चाहिए, अलग अलग आने चाहिए। तो ये तो मैंने आपको अभी किसके बारे में बताया, पहले सवाल के बताया, जिसका कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल नहीं है। अब जो मेन इसमें आता है वो कौन सा आता है, ग्राफ का सवाल आता है। तो अब एक आप ग्राफ का सवाल देखिए सारे। अब देखिए तो अगला प्रश्न हमारा वो देखो, ग्राफ विधि से हल करना होता है। एग्जाम में आपका मतलब 99% ये ग्राफ वाला प्रश्न ही आपसे पूछ जाता है। तो इसको आप थोड़ा सा ढंग से देखिए। जैसे मैं आपको इसका भी पहला पढ़ता हूँ। पहले पार्ट में मेरे पास x + y = 3, इसको समीकरण 1 मान लिया आपने, और 3x - 2y = 4, इसको आपने समीकरण नंबर 2 मान ली। ठीक है ना। अब देखो आपको समीकरण 1 व देखो 2 दोनों के क्या बनानी, आपको सारणी बनानी है। तो पहले बना रहा हूँ मैं समीकरण नंबर 1 के लिए सारणी। अब जब समीकरण नंबर 1 के लिए आप सारणी बनाओगे तो आपको करना क्या है, इस तरह से जो अपना मान है वो यहाँ पर लेना है, यहाँ पर x मानना है, यहाँ पर y मानना है। और देखो वैसे एक सिंपल तरीका भी होता है इसका करने का, और वैसे जो तरीका आप 9वीं क्लास में पढ़ा है आपने वो तरीका होता ही। तो देखो सिंपल तरीके में आपको क्या करना है कि यहाँ पर देखना है कि x का मान 0 रखने पर y का मान पॉइंट में नहीं आ रहा है ना, तो आप इन दोनों का मान क्या मान लेंगे, 0 0 मान लेंगे। एक बार x का मान 0 और एक बार y का मान है 0। अब देखो मेरे पास है x + y = 3। पहले मैंने लिया x = 0 पर, तो ये 0 हो गया आपका x का मान, तो क्या आ गया, y का मान 3 आ गया। और यहाँ पे क्या रखोगे आप 3, यानी x का मान भूल गए आप। इसी तरह जब आप y = 0 करोगे तो ये मान 0 हो गया आपका, और x का मान कितना आ गया, 3 आ गया, और यहाँ पर आप लिख दोगे 3। ये तो समीकरण 1 की सारणी होगी ना। अब देखो नेक्स्ट, इनको ये दिखाने की जरूरत नहीं आपको, केवल समझाने के लिए। ठीक है ना, ये जो राउंड में लगाया वो। अब लिखो आप समीकरण नंबर 2 के लिए सारणी। जब आप 2 की सारणी बनाओगे तो आपको कैसे बनानी है, इनको इस तरह से मानना है, यहाँ पर x मानना है, यहाँ पर y मानना है। अब देखो क्या x का मान 0 मानने पर y का मान पॉइंट में नहीं आ रहा है ना, 4/2 बिल्कुल आ जाएगा। लेकिन y का अगर 0 मान तक समान क्या आएगा, पॉइंट में आएगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे, y का मान हमें कुछ और मानना पड़ेगा। तो देखो x का मान पहले आपने 0 माना, तो मैंने लिख दिया यहाँ पर। देखो मेरे पास है 3x - 2y = 4। मैंने लिखा x = 0 पर, तो ये मान 0 हो गया आपका, और माना है -2y = 4, और y आएगा 4/-2 यानी -2। सबसे पहले मतलब आपको उनको 0 मानने को प्राथमिकता देनी है ताकि आपका मान है वो इसी तरह फॉर्म से आ जाएगा। अब देखो आपने x का मान 0 मान लिया। अब देखो अगर y का मान आप 0 मान लेते हो यहाँ पर, तो x का मान तो क्या आएगा, 4/3, तो पॉइंटों पर है ना। तो हम क्या करें, यहाँ पर y का मान कुछ ऐसा मानेंगे ताकि आपका मान पॉइंटों में ना आए। तो देखो अगर मैं y का मान 1 मान लेता हूँ तो ये -2 6 हो गया, भाग जा रहा पूरा। तो मैंने y का मान क्या मान लिया, मैंने -1 मान लिया। तो यहाँ पर लिखा मैंने y = -1 पर, और जैसे आपने y का मान -1 रखा तो मान आएगा कितना, 3x - 2 × -1 बराबर आ रहा है 4। तो 3x, और यहाँ पर आपने क्या रख दिया, -1, सॉरी यहाँ पर आपको प्लस लेना, ठीक है ना, आपको मान क्या लेना है, प्लस में 1 लेना, ठीक है ना, इसलिए तभी मान आपका माइनस आएगा ही। तो -2 बराबर क्या रहा है, 4। 3x बराबर आ गया 4 + 2, 3x बराबर आ गया 6, x आ रहा है 6/3, यानी मान आपका आ गया 2। तो यहाँ पर आप क्या रख दोगे, 2 रख दोगे। तो मतलब किसी तरह से आप चाहे x का मान मानो चाहे y का मान मानो, कितने मान लो, ठीक है ना, लेकिन हमें कम से कम 2 पॉइंट बनाने हैं। अब देखो इसका ग्राफ, देखो ग्राफ बनाने के लिए क्या करना आपको, ऐसे ग्राफ में 2 लाइनें लेनी है, ये x अक्ष होगी और ये y अक्ष, और ये x अक्ष आपको बिल्कुल ग्राफ में ही कर दी, ठीक है ना, यहाँ पर है 0। अब देखो आपका बड़े से बड़ा मान 3 आ रहा है ना, तो यहाँ पर 1 रखो, यहाँ 2 रखो, 3 रखो, 4 रखो, 5 रखो। इसी तरह -1 -2 -3 -4, 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4, ठीक है। तो देखो x का मान 0, y का मान 3 आता, तो 0 3 कहाँ पर आएगा, देखो 0 3 बिंदु आपका आ जाएगा यहाँ पर। दूसरा है 3 0, 3 0 बिंदु कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा। अब इन दोनों को आपको ऐसे स्केल से मिला देना है बिल्कुल, तो बिल्कुल ये सीधा नहीं, ठीक है ना, स्केल से मिलाओगे तो ये बिल्कुल एक सीधी लाइन आपको इस तरह से पड़ जाएगी जब आप स्केल से इनको मिलाते हो। तो
यहाँ बिंदु आ गया मेरे पास 3 0 और यहाँ पर आ रहा है मेरे पास कितना 0 3 और रेखा का नाम क्या है मेरे पास है x प्लस वाई बराबर है 3। ठीक है, अब देखो सेकेंड, x का मान 0 y का -2 तो y का आ रहा -2 यहाँ पर, फिर x का आ रहा 2 और 1 तो देखो 2 और 1 कहाँ पर है, इधर 2 लेंगे आप, इधर से 1 तो बिल्कुल आपका यहीं पर मिलने वाला आपको ये बिंदु आ जाएगा आपका यहाँ पर कौन सा 2 1। अब जब आप इनको ऐसे मिलाते हो तो मिलाने पर आपके पास कुछ इस तरह से रेखा जाएगी, ये 2 1 है और यहाँ पर क्या वो पता नहीं आपको, लेकिन यहाँ पर कितना है 0 और माइनस का 2। रेखा का नाम क्या है मेरे पास, इसका नाम है 3x माइनस 2y बराबर 4। ये क्या हो गया, रेखा का नाम हो गया। ठीक है, अब देखिए इतना करने के बाद में आपको जो इसमें रिजल्ट भी निकालना है, इससे पहले आप क्या करें, जो पैमाना होता है ना यहाँ पर ग्राफ की कोने पर आपको यहाँ लिखना है पैमाना, यानी x अक्ष पर तो आप क्या लिखोगे 1 सेमी बराबर 1 इकाई और y अक्ष पर आपको क्या लिखना है 1 सेमी बराबर 1 इकाई, यानी जितने का अंतर लोगे उतने आपको वहाँ पर लिखना है। अब देखो दोनों रेखाएं कहाँ काट रही है, 2 1 पर काट रही है, तो आपको रिजल्ट ये निकालना है दोनों रेखाएं बिंदु 2 1 पर प्रतिच्छेद करती है, अतः ग्राफीय विधि से अद्वितीय हल x बराबर 2 तथा y बराबर 1 होगा। तो ये आपको बाद में इसमें क्या निकालना है, रिजल्ट निकालना है। ये एक्सरसाइज आपको ग्राफ में करनी है, समझ में आ गई बात। ग्राफ तो ग्राफ में बनाना है, बाकी जो है वो आपको लाइनदार पन्ने में अपना करना है। तो ये तो आज हमने पढ़ा बच्चों इस ग्राफ वाली प्रणाली के बारे में। अब तो देखो बाकी इसके पार्ट है, देखो ये सेकेंड पार्ट है, ये थर्ड पार्ट, ये फोर्थ पार्ट। देखो जब ग्राफ खींचना हो ना आपको, तो इनको आपको मानक रूप में लाने की जरूरत नहीं है, इनको जैसा दे रखा है बस वैसा वैसा क्या बना लेंगे, आपकी सारणी बना लेंगे पहले, बाद में इसको ग्राफ खींचोगे, बाद में उसका क्या निकाल लेंगे, रिजल्ट निकाल देंगे। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे। और दूसरी बात, अभी तक जिन बच्चों ने इस चैनल को लाइक या सब्सक्राइब नहीं कर रखा है वो इसको अवश्य सब्सक्राइब कर ले, और जो बच्चे नए हैं वो भी चैनल को क्या कर ले, सब्सक्राइब कर ले, ताकि जैसे नया वीडियो अपलोड हो तो आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन है वो आ जाए। तो आज के लिए हम बस इतना ही पढ़ेंगे, बाकी ये तीनों पार्ट आपको घर से ट्राई करने हैं, अगर आपको आए तो ठीक है, अन्यथा इनको मैं आपको कल करवा दूंगा। तब तक के लिए आपको नमस्कार, धन्यवाद।